सातवां मिशन इम्पॉसिबल फिल्म स्वयं के एक असंभव मिशन के साथ आती है। इसे लगभग सार्वभौमिक रूप से प्रिय मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का अनुसरण करना है। इसके अलावा इसमें 5 पिछली फिल्में शामिल हैं और बड़े बी के साथ फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में वापस लाने का मुश्किल काम है। टॉप गन मैवरिक ने साबित कर दिया कि एक विशाल विरासत और बड़ी अपेक्षाओं से निपटना संभव है। यदि आप टॉम क्रूज हैं और मैवरिक की तरह, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 एक महान तर्क है कि क्रूज ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पारंपरिक ब्लॉकबस्टर को ऐसे दौर में बचाया है जब बॉक्स ऑफिस अचूक हिट भी लड़खड़ा रही हैं। एथन हंट वापस आ गया है और जादू भी। वस्तुतः 1996 में श्रृंखला की शुरुआत के बाद से हमने हाथ की आकर्षक चालाकी भरी तरकीबें नहीं देखी हैं, जो डेड रेकनिंग में जल्दी ही वापस आ जाती हैं। यह और एक शानदार ढंग से तैयार किया गया हवाई अड्डे पर डकैती का दृश्य बताता है कि फिल्म एक चतुराई से बुनी गई जासूसी थ्रिलर के रूप में अपनी जड़ों की ओर वापस जा रही है। कथानक दी एंटिटी रूप से शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है, एक रहस्यमय शक्ति जिसे गलत हाथों में हथियार दिया जा सकता है। अमेरिकी सरकार इसे अपने उद्देश्यों के लिए चाहती है, जबकि तकनीकी आतंकवादी गैब्रियल ईसाई मोरालेस द्वारा अभिनीत इसे आश्चर्य के लिए चाहता है। दुनिया के ऊपर प्रभुत्व। इस बीच एथन हंट इसे नष्ट करना चाहता है। प्रौद्योगिकी हर संभावना की भविष्यवाणी कर सकती है। एक एल्गोरिथम की ठंडी गणना के साथ प्रत्येक व्यक्ति की नियति लिख सकती है। इसका उपयोग सिस्टम को हैक करने, नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से एक अजेय और सर्वव्यापी गुप्त एजेंट के रूप में कार्य करता है। दी एंटिटी प्रकृति को काफी हद तक एक खुले प्रश्न के रूप में छोड़ दिया गया है। निस्संदेह यह कहानी के 2 भागों में से केवल पहला है और लगभग 3 घंटे की अवधि में बार बार यह याद दिलाना निराशाजनक हो सकता है कि यह सब बहुत रहस्यमय है। अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे हम पानी पर चल रहे हैं। सौभाग्य से भाग 2 इस प्रश्न का और अधिक अन्वेषण करेगा और इकाई को एक वैध शत्रु के रूप में उपयोग करेगा। इसमें डरावने और प्रभावी क्षण शामिल हैं जो दी एंटिटी को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यह एथन के ईयरपीस के माध्यम से बेंजी साइमन पेग द्वारा अभिनीत की आवाज की नकल करता है और उसे मृत अंत में भेजता है, और सीसीटीवी कैमरे पर टिमटिमाती गैब्रियल की रूपरेखा की अस्पष्ट छवि भूतिया है और बॉर्डरलाइन एक्स फाइलें। ये क्षण फिल्म के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से कुछ हैं। यही कारण है कि यह शर्म की बात है, अन्यथा चाबियों के बारे में बात करने में अथाह समय खर्च होता है। इकाई की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक कुंजी के 2 हिस्सों को जोड़ना होगा और फिल्म का अधिकांश भाग उस वस्तु पर केंद्रित है। हिस्सों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, जो कभी कभी प्रदर्शनी डंप के बीच में किसी के हाथों में रुक जाता है। इन्हें ज्यादातर हेनरी कजरनी जैसे स्थिर हाथों द्वारा पेश किया जाता है, जो ब्रायन डी पाल्मा के मूल मिशन इम्पॉसिबल 1996 में रिलीज से किटरिज के रूप में वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा MI6 एजेंट इल्सा फॉस्ट, रेबेका फर्ग्यूसन द्वारा अभिनीत और ब्लैक मार्केट हथियार डीलर अलाना मिस्टोपोलिस, वैनेसा किर्बी द्वारा अभिनीत भी लौट रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से
यह फिल्म नए और पुराने चेहरों के लिए पर्याप्त जगह बनाती है और यहाँ तक कि फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे लंबी फिल्म होने के बावजूद डेड रेकनिंग कभी भी पात्रों या विचारों से भरी हुई महसूस नहीं होती है। श्रृंखला ने सहजता से अपरिचित पात्रों के प्रति काफी सद्भावना पैदा की है और यह तुरंत स्पष्ट हो गया है कि पेग, रेम्स, क्रूज और फर्ग्यूसन में अभी भी वह चिंगारी और केमिस्ट्री है जो फिल्मों को अपना दिल देती है। हेनरी कैविल और फिलिप सेमुर हॉफमैन ने पिछली प्रविष्टियों में साबित किया है कि उत्कृष्ट बुरे लोगों को हमेशा सबसे जटिल प्रेरणाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह चाहना मुश्किल नहीं है कि गैब्रियल के लिए कुछ अधिक आकर्षक हो, खासकर जब दी एंटिटी क्षमता हो। हमें बताया गया है कि एथन और गैब्रियल के बीच चीजें बेहद व्यक्तिगत हैं, लेकिन यह देखते हुए कि हमने डेड रेकनिंग से पहले गैब्रियल को कभी नहीं देखा या सुना है, इसे खरीदना मुश्किल है। भले ही डेड रेकनिंग श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, यह अंतिम अनुक्रम मैकक्वेरी और उनकी टीम द्वारा हमें दी गई अब तक की सबसे प्रभावशाली चीज हो सकती है। जिस सरासर साहस के साथ इसे क्रियान्वित किया गया है वह देखने में सुंदर है। इसके अलावा फिल्म को वास्तव में कुछ क्लिफहैंगर पर समाप्त होने से लाभ होता है, जो मिशन इम्पॉसिबल की उत्पत्ति को एक टीवी श्रृंखला के रूप में उजागर करता है। आश्चर्यजनक रूप से डेड रेकनिंग पार्ट 1 के बारे में सबसे सुखद बात यह है कि यह अंत जैसा महसूस नहीं होता है। दाव ऊंचे हैं, लेकिन वे इस मनगढ़ंत विचार से चीजों को कम नहीं कर रहे हैं कि अंतिम प्रदर्शन के लिए सब कुछ समाप्त होना चाहिए। हम जानते हैं कि यह अंत नहीं है और इस ढोंग को जारी न रखने से फिल्म फुर्तीली और हल्की लगती है। अतीत का बोझ फिल्म को गुरुत्वाकर्षण का माहौल तो देता है, लेकिन कभी डुबोता नहीं है। इसके बजाय डेड रेकनिंग एक ऐसे उत्साह के साथ आगे बढ़ती है जिससे यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह श्रृंखला में 7वां है। निःसंदेह यह प्रश्न है कि भाग 2 में चीजें कहाँ जाएंगी, लेकिन यह एक और दिन का प्रश्न है और भाग 1 अपने आप में कायम है। यह पूरी तरह से संतुष्टिदायक और मनोरंजक दोनों लगता है, एक ऐसी फिल्म पेश करना जो श्रृंखला को दोबारा शुरू नहीं करती बल्कि हमें याद दिलाती है कि हमें यह पहली बार में क्यों पसंद आई।